समर्पण की ऑनलाइन हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था संधि के बारे में कि संधि कितने प्रकार की होती है। उसमें संधि के 3 प्रकार थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और उसके बाद में हम स्वर संधि के बारे में बात कर रहे थे कि स्वर संधि की परिभाषा क्या थी, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो उसमें मैंने बताया था कि स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, दीर्घ स्वर संधि, गुण वृद्धि स्वर संधि तथा यण संधि तथा अयादि स्वर संधि। इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी, उसमें से कुछ अधूरी रह गई थी। मैं वो कहानी पूरी करूँगा, लेकिन जैसे जैसे अपना टॉपिक चलता रहेगा वैसे वैसे हम उसको कंप्लीट करेंगे। जैसे हमने पिछली क्लास में बात की थी संधि के बारे में, स्वर संधि के बारे में, स्वर संधि के बारे में हमने पिछली क्लास में बात की थी। मैंने बताया था आपको कि ए आ दीर्घ स्वर संधि के बारे में बात करेंगे। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि यानी पिछली क्लास में मैंने बताया था ए और आ, इधर बताया था ई और ऊ और उ। यानी मैंने कहा था कि ए और आ दोनों क्या हैं, भाई हैं। ई और ई दोनों ये क्या हैं, बहन हैं। और ऊ ये दोनों क्या है, भाई। मैंने ये कहा था ये ए और आ दोनों भाई हैं, ये छोटा है और ये बड़ा है। इधर ई और ई दोनों बहन हैं, ये छोटी बहन है, ये बड़ी बहन है। ये इधर मैंने बताया था ऊ और ऊ दोनों भाई हैं, ये छोटा भाई है और ये बड़ा भाई है। और मैंने यहाँ एक डायग्राम बनाया था, इन दोनों को ऐसे नीचे कहा था कि इन दोनों को जोड़ेंगे। अब मैंने ये पूरी कहानी समझा दी थी पिछली क्लास में कि ए और आ जब दोनों भाई हैं तो इनमें से जो दीर्घ है, बड़ा है, उसको हम यहाँ उतार लेते हैं आ। इसमें कहा था कि इन दोनों में से जो भी दीर्घ है, बड़ी है, उसे नीचे उतार लेते हैं। और इस दोनों में भी जो बड़ा है इसे नीचे उतार लिया जाता है। कहने का मतलब मेरा है कि हमारे घर में, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि हमारे घर में जो भी छोटा और बड़ा दोनों भाई हैं और घर में कोई फैसला लिया जाता है तो एक तो दोनों की सहमति से लिया जाता है, लेकिन जब भी कोई बाहर समाज के अंदर कोई हमें फैसला देना होता है तो बड़े भाई के द्वारा ही दिया जाता है। जो भी हमारे छोटों की कमी होती है वो बड़ों को ही बताई जाती है। और यहाँ दोनों छोटे और बड़े भाई हैं तो यहाँ हमने कहा था कि यहाँ जो भी कमी होगी छोटे की या बड़े की, जो भी कमियां होंगी वो किसे बताई जाएगी, बड़े को ही बताई जाएगी। ये है दोनों बहन है, यहाँ पर भी किसी की कमी है तो किसे बताया जाएगा, किसे बताया जाएगा, बड़ी बहन को ही बताया जाएगा। यहाँ पर भी दोनों हैं तो यहाँ दोनों में से जो भी कमी होगी वो छोटी बहन, छोटे भाई को ही, बड़े भाई को ही बताई जाएगी। ये हमारा नियम था। इसे कहेंगे दीर्घ स्वर संधि। यानी मैंने कहा कि प्रथम पद में हमारे स्वर संधि में या संधि में कितने पद बताए थे, मैंने 2 पद बताए थे, एक तो प्रथम पद और दूसरा द्वितीय पद। मैंने ये भी कहा था कि प्रथम पद की अंतिम ध्वनि होती है तथा द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि होती है। इन दोनों के मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, हम संधि कहते हैं। इसमें देखो एक तो धन होता है, एक तो धन से पहले वाला पद होता है, इसे प्रथम पद कहते हैं, प्रथम पद। और एक धन के बाद वाला होता है, इसे द्वितीय पद कहते हैं, इसे कहते हैं द्वितीय पद। इसकी होती है प्रथम ध्वनि, इसकी होती है इसकी होती है अंतिम ध्वनि और इसकी होती है प्रथम ध्वनि। इन दोनों के मिलने पर जो विकार होगा उसे क्या कहेंगे, हम संधि कहेंगे। हम क्रम से अब तक हमने पढ़ा है या सभी हमारे नियम कहता है कि पहला नियम क्या कहता है, ए और आ का क्या नियम कहता है। ए और आ का के बारे में जानेंगे कि अगर ए के बाद प्रथम पद की अंतिम ध्वनि ए हो, द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि भी ए हो, तो इन दोनों के मिलने पर जो विकार होगा वो किसमें बदल जाएगा, आ में बदल जाएगा। अगर प्रथम पद में आ हो और द्वितीय पद में ए हो तो इन दोनों के मिलने पर भी क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। प्रथम पद में ए हो और द्वितीय पद में आ हो, इन दोनों के मिलने पर जो विकार उत्पन्न होगा वो किसमें बदल जाएगा, आ में। और प्रथम पद में भी आ हो, द्वितीय पद में भी आ हो, इन दोनों के मिलने पर जो बदलाव होगा वो किसमें बदल जाएगा, आ में बदल जाएगा। इस प्रकार से हमारे 4 नियम हैं। यानी प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या होगी, ए होगी।
और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि भी क्या होगी, ए होगी। इन दोनों के मिलने पर जो बनेगा वो किस में बदल जाएगा, आ में बदल जाएगा। प्रथम पद की अंतिम ध्वनि आ हो और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि ए हो, तो इन दोनों में जो बदलाव होगा वो किस में बदल जाएगा, आ में बदल जाएगा। प्रथम पद की ध्वनि अंतिम ध्वनि ए और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि आ हो, तो इसके मिलने पर भी जो विकार होगा, बदलाव होगा, वो किसमें बदल जाएगा, आ में बदल जाएगा। और प्रथम पद की अंतिम ध्वनि भी आ हो और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि भी आ हो, तो इन दोनों के मिलने पर जो बदलाव होगा वो भी किसमें बदल जाएगा, आ में बदल जाएगा। ये हमारा नियम है। अब देखो उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं, उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। देखिए पहला है नयन धन अभिराम, अभिराम, नयन धन अभिराम। अब यहाँ देखो मैंने क्या कहा था आपको कि संधि में दो पद होते हैं। यहाँ देखो ये प्रथम पद है, ये हो गया प्रथम पद, और ये कौन सा पद है, ये द्वितीय पद है। और मैंने ये कहा था कि प्रथम पद की अंतिम ध्वनि, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या है इसमें, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि देखो न है, नयन है, इसको खोलकर लिख देता हूं एक बार, न धन ए धन ये धन ए धन न और धन ए। इस प्रकार से प्रथम पद की ध्वनियां है। न है, न में ए मिला हुआ है, यह है, यह में ए मिला हुआ है, न है, न में ए मिला हुआ है, तो इसकी अंतिम ध्वनि क्या होगी, ए होगी। इस पद की अंतिम ध्वनि क्या होगी, ए होगी। तो न में क्या मिला हुआ है, ए। इसी प्रकार से इस द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि क्या है, द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि क्या है, ए। अब देखो प्रथम पद की अंतिम ध्वनि है, द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि क्या है, ए। अब इन दोनों के मिलने पर जो विकार होगा यानी ए के बाद तो किसमें बदल जाएगा, आ में। किसमें बदल जाएगा, आ में, क्योंकि अभी अभी मैंने कहा है कि ए के प्रथम पद की अंतिम ध्वनि है और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि भी ए हो, तो किसमें बदल जाती है, आ में बदल जाती है। किसमें बदल जाती है, आ में। तो इसी प्रकार से यहाँ देखो प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या है, ए, और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि क्या है, ए है। और दोनों के मिलने पर जो विकार हुआ किसमें बदल गया, आ में बदल गया। अब आ की मात्रा मैंने मात्रा लिखाई थी आपको हिंदी में कितनी है, 10 होती है। जो अगर किसी ने नहीं देखी है तो पिछला वीडियो देख लेना, उसमें मात्राओं के बारे में मैंने बता रखा है। तो किसमें बदल गई, आ में। अब देखो यहाँ ये न ऐसे कैसे आ जाएगा, न कैसा हो जाएगा, हलंत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि न में से हमने क्या निकाल लिया है, ए निकाल दिया। देखो यहाँ तक है, इसको अगर जोड़कर करें तो यहाँ हो जाएगा न, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा ये। और अब ये न है, इसमें क्या हो गया, हलंत, क्योंकि हमने ये ए निकाल कर कहाँ ले आए हैं, ए निकल कर नीचे आ गया, तो बच गया क्या, नयन, ने आ गया। अब ए निकल, द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि क्या थी, ए थी, ए निकल कर कहाँ आ गई है, नीचे आ गई है। अब इसमें जो बच गया, क्योंकि ए तो आ गया नीचे, क्या बच गया, विराम। क्या बच गया, विराम। इस विराम को ऐसे कैसे लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, विराम। इसको ऐसे कैसे लिख देते हैं। अब जो आता है हमारे पास, जो भी आएगा यानी हमने जो हमारे पास उपलब्ध है उसको पहले लिख दिया, क्योंकि नयन है, नयन में से ए निकल गया तो हलंत ऐसे कैसे उतार लिया, और ए निकल कर कहाँ गया, नीचे आ गया, बच गया क्या हमारे पास, विराम। तो विराम को ऐसे कैसे उतार दिया। अब जो आता है हमारे पास, इन दोनों के मिलने पर जो विकार होता है, जो भी स्वर बनता है नया, उसको जो भी बनेगा उसमें किसमें मिला देंगे, हलंत में मिला देंगे। जैसे ये आ है, इस हलंत में मिल जाएगा, हलंत व्यंजन में मिल जाएगा, तो हलंत तो हट जाएगा और यहाँ हो जाएगा नैनाभिराम। नैन यानी नेत्र, अभिराम यानी सुंदर। वह जिसके नेत्र सुंदर हो, वह जिसके नेत्र सुंदर हो। देखो मैं तुम्हें साथ साथ में संधि तो पढ़ाऊंगा, संधि के साथ में कुछ शब्दों में समास बताऊंगा, इन्हें मैं उपसर्ग भी बता दूंगा कि कहां से उपसर्ग निकल रहा है, और इसके साथ साथ समास भी बता दिए जाएंगे और शब्द शुद्धि भी हो जाएगी साथ साथ में। तो यहाँ देखो नैन यानी नेत्र, अभिराम यानी सुंदर, वह जिसके नेत्र सुंदर है। अर्थात यहाँ एक पद है संज्ञा, एक पद है विशेषण। यहाँ एक पद है विशेषण, जहाँ संज्ञा और विशेषण हो, एक पद विशेष्य और एक पद विशेषण होता है, तो वहां कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास है। तो यहाँ हो जाएगा कर्मधारय समास। संधि क्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ देखो फिर से एक उदाहरण और दे रहा हूँ, नैनाभिराम। देखो एक उदाहरण और देता हूँ, चरण धन अमृत, चरण धन अमृत। यहाँ देखो रे में क्या मिला हुआ है, ए मिला, प्रथम पद, और ये क्या हो गया, द्वितीय पद। प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या होगी, क्योंकि रे में क्या मिला हुआ है, ए मिला हुआ है, तो ए निकल कर कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा।
द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि क्या है? ए है। द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि क्या है? ए है। तो ये ए निकल कर कहां आ गया? नीचे आ गया। देखो मैंने ए से क्या निकाला? ए। तो ए कैसा हो गया? हलंत। ए निकल कर द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि क्या है? ए। तो यहां से नीचे उतार लेते हैं। अब इन दोनों के मिलने पर क्या हो जाएगा? किसमें बदल जाएगा? आ में। देखो किसमें बदल जाएगा? आ में बदल जाएगा। अब यहां देखो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये चरण कैसा हो गया है? हलंत हो गया, क्योंकि इस ण में से हमने क्या निकाल लिया है? ए निकाल लिया। तो ण कैसा हो गया? हलंत हो गया। अब द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि ए थी, इसको उतार लिया हमने, नीचे उतार लिया। इस ए को कहां गया? नीचे आ गया। बच गया क्या हमारे पास? मृत। मृत को ऐसे कैसे लिख देते हैं? इस मृत को ऐसे कैसे लिख देते हैं? अब आया क्या है हमारे पास? जो आता है उसको किसमें मिलाते हैं? हलंत व्यंजन में मिलाते हैं। तो जैसे ही हमारे इसमें आ की मात्रा ये है, तो आया क्या है हमारे पास? आ को कहां मिलाएंगे? हलंत व्यंजन में। तो जैसे हलंत में मिला देंगे तो इसका हलंत हट जाएगा और ये क्या हो जाएगा? चरणामृत। यानी चरणामृत, यानी किसी भी भगवान या हम किसी देवता के चरणों पर जो पानी डालकर उसको पीते हैं उसे कहा जाता है चरणामृत। चरण यानी पैर, अमृत यानी एक पेय पदार्थ होता है जिससे अमृतों की प्राप्ति होती है। तो यहाँ चरण रूपी अमृत, यहाँ क्या हो जाएगा? चरण रूपी अमृत अर्थात कर्मधारय समास, चरण रूपी अमृत। तो यहाँ हो जाएगा चरण यानी पैर, अमृत यानी अमृत हो जाएगा। अब यहाँ देखो प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या थी? नए में क्या था? ए। द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि क्या थी? ए। इन दोनों के मिलने पर क्या हुआ? आ की मात्रा हड़ी पाई। अब यहाँ देखो मैंने क्या किया था? इस चरण को ऐसे कैसे उतार लिया? हलंत था और ए निकल कर नीचे आ गया। बच गया क्या था हमारे पास? मृत। मृत को ऐसे कैसे उतार लिया और जो आया था हमारे पास किसमें मिलाया? हलंत व्यंजन में। जैसे हलंत में मिला देंगे हलंत हट जाएगा और ये हो जाएगा चरणामृत। यहां तक समझ में आया? और उदाहरण देता हूं, देखिए और देखते हैं उदाहरण। देखिए परमधन अर्थ, परमधन अर्थ। यहां देखो प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या है? ये प्रथम पद है और ये क्या हो गया? द्वितीय पद। प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या है? मैं में क्या मिला हुआ है? ए मिला हुआ है। जैसे ही मैं में से ए निकल गया, ए निकाल कर नीचे ले लेते हैं और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि क्या है? ए है। ये ए निकल कर नीचे आ गया। अब इन दोनों के मिलने पर क्या हो गया? आ हो गया, आ में बदल गया और ये आ की मात्रा है। अब यहाँ देखो प्रथम पद में प्रम में से मैं कैसा हो गया? हलंत क्यों हो गया? मैं हलंत क्यों हो गया? क्योंकि इसमें से ए निकल गया। जैसे इसमें से स्वर निकल जाएगा तो व्यंजन कैसा हो जाएगा? हलंत हो जाएगा। अब ये द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि क्या थी? ए को भी हमने क्या कर लिया? नीचे उतार दिया। बच गया क्या अपने पास? रत। बच गया क्या? रत। ऐसे कैसे उतार लिया? अब जो आता है उसे किसमें मिलाते हैं? जो हमारे पास आता है, जैसे आ आया, आ को किसमें मिलाएंगे? हलंत व्यंजन में। जैसे हलंत हमारे पास क्या है? मैं में मिला देंगे आ की मात्रा तो क्या हो जाएगा? परमार्थ यानी प्रमाण। एक और देखो, सैधन अवधान, सैधन अवधान। यहां देखो प्रथम पद की से में क्या है? प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या है? ए। और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि भी क्या आ गई? ए। इन दोनों के मिलने पर क्या हो गया? आ। इन दोनों के मिलने पर क्या हो गया? आ। अब से में से ए निकल गया तो से कैसा हो गया? हलंत। ए निकल कर नीचे आ गया। बच गया क्या अपने पास? वदान। तो वदान को ऐसे कैसे लिख देते हैं? वदान। अब आया क्या है हमारे पास? आया क्या है हमारे पास? आया है। आ को कहां मिलाएंगे? हलंत में। जैसे हलंत में मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा? सावधान। धान, सावधान, सावधान, यानी सावधान, सावधान। यानी क्या किया हमने कि हलंत उतारा था। देखिए दोबारा से और देखो इसको। यानी प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या थी? से। तो से कैसा हो गया? हलंत। ए नीचे निकल कर आ गया। बच गया क्या अपने पास? वधान। वधान। आया क्या है हमारे पास? आ। किसमें मिलाएंगे? हलंत में। जैसे हलंत में मिला देंगे तो यह क्या हो जाएगा? सावधान। से यानी साथ, से यानी साथ, अवधान यानी समाधान। वह जो समाधान के साथ हो। श उपसर्ग है, से उपसर्ग है तो अव्ययभाव समास हो जाएगा। से उपसर्ग है तो कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययभाव समास हो जाएगा। देखिए मैं उदाहरण लिखता हूं और कोशिश करता हूं आप भी अपनी कॉपी पेन ले लीजिए, 2 मिनट वीडियो को पॉज कर लीजिए
और अपने कॉफी और पेन हाथ में ले लो, मैं 2-4 उदाहरण लिखूंगा, आप भी मेरे साथ करने की कोशिश करो। देखो जितने मैं बोर्ड पर उदाहरण देता रहूंगा तब तक तुम्हें ऐसे लगेगा कि बहुत आसानी से आ रहा है, लेकिन अपने पास कॉपी पेन होंगे और तुम स्वयं करोगे तब और भी आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो देखो तब तक तुम वीडियो को पॉज करो और कॉपी पेन लेकर आओ और उतारो, साथ साथ में करो। देखिए एक उदाहरण और लेता हूं हमारे पास में, देखिए देवाल। अब यहां देखो देवाल है, देवाल है, तो हमारे साथ सबसे बड़ी कई विद्यार्थियों के सामने समस्या आ रही है कि सर हम इसके टुकड़े कहां से करें, हम इसके टुकड़े कहां से करें। तो टुकड़े करने की सबसे बड़ी समस्या बहुत से विद्यार्थियों के सामने समस्या आती है कि सर हमें इन्हें इसके टुकड़े कहां से करें, हमें तो यही पता नहीं कि टुकड़े कहां से करें। तो इस शब्द में तो क्या है कि हमें सीधी आ की मात्रा दिख रही है, हमें किसकी मात्रा दिख रही है, देखो आ की मात्रा दिख रही है, किसकी दिख रही है, यहां से हम कर लेंगे। लेकिन कई शब्द ऐसे होंगे जिसमें 2-2 मात्राएं होंगी, तो हमें कैसे पता चले कि हम कहां से तोड़ें। तो इसमें सबसे बड़ी समस्या तोड़ने की आती है विद्यार्थियों के सामने। तो मैं कहूंगा कि इसको तोड़ने का सबसे आसान तरीका है कि जहां पर भी हम श्वास लेते हैं, जहां पर भी हम श्वास लेते हैं वहीं से इसके टुकड़े होते हैं। जैसे देखो देवाल, 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 जहां जोड़ दे रहे व्यंजन पर मात्रा पर जोड़ दे रहे, देवाल, देवाल। तो यहाँ जहां हम श्वास लेते हैं तथा किसी ध्वनि पर अत्यधिक जोर देते हैं वहीं से शब्द टूटता है। तो यहाँ देखो हमारे सामने कहां से, इसमें क्या है, आ है, इसमें क्या है, आ है। अब आ बनता किस आधार पर है, आ बनने के 4 तरीके हैं, या तो प्रथम पद में ए हो या द्वितीय पद में ए हो तो आ बनता है, या प्रथम पद में ए हो द्वितीय पद में क्या हो, आ हो तब भी आ बनता है, या प्रथम पद में आ हो और द्वितीय पद में ए हो तो भी क्या बनता है, आ बनता है। प्रथम पद में आ हो द्वितीय पद में आ हो तो भी क्या बनता है, आ बनता है। तो आ बनने के हमारे 4 तरीके हैं, 4 प्रकार से हमारे सामने आ बनते हैं और हमें यहाँ देखा है आ है। तो यहाँ देखो इसके लिए हमें सबसे बड़ी बात इस चीज का ध्यान रखना होगा कि हमें शब्द शुद्धि का सबसे बड़ा ध्यान रखना होगा, और शब्द है क्या, शब्दों के बारे में हमें पता होना चाहिए। यहाँ देखो मैं थोड़ी सी ट्रिक बता देता हूँ, वैसे कोई ट्रिक है नहीं। अब यहाँ देखो आ है तो यहाँ करते हैं, देखो देव, देव यानी देवता, आले, आले यानी स्थान या आगार। अगर इसी ये हो जाएगा देव धन आले। यहाँ देखो एक दोबारा जरूर समझाऊंगा इसको, यहाँ देखो देव धन आले। अगर मैं इसी को ऐसे लिखूं देवा, देवा धन अले, देवा धन अले। अले कोई शब्द नहीं होता, देवा हमारे पास में बहुवचन का शब्द है लेकिन देवा भी कोई शुद्ध शब्द नहीं। तो इस प्रकार से ना तो कोई देवा होगा ना ही अले होगा। हमारी संधि क्या कहती है कि दोनों टुकड़े, जो भी दोनों पद हैं हमारे, दोनों पदों का सार्थक अर्थ होना चाहिए। दोनों पदों का क्या होना चाहिए, सार्थक अर्थ होना चाहिए। इस पद का भी सार्थक अर्थ होना चाहिए और इस पद का भी सार्थक अर्थ होना चाहिए। और मिलने पर या तो अपने ये मूल शब्द से संबंधित अर्थ देते हैं, मिलने पर या तो अपने मूल शब्द से संबंधित अर्थ देते हैं या फिर किसी अन्य ही अर्थ का बोध कराते हैं। ऐसे शब्दों को क्या होंगे, ऐसे शब्दों की संधि होती है। या तो मिलने पर अपने ये मूल शब्द से संबंधित अर्थ दे देंगे या फिर किसी एक नए अर्थ का बोध हमें करवा देंगे। तो इन दोनों पदों का क्या होना चाहिए, सार्थक अर्थ होना चाहिए। देवा का भी कोई सार्थक अर्थ नहीं है, अले का भी कोई सार्थक अर्थ नहीं हो रहा। तो यहाँ हो जाएगा देव धन आले। देव यानी भगवान या देवता, आले यानी स्थान या रहने का, यानी देवों के लिए जो ठहरने का या रहने का स्थान है उसे कहा जाता है देवालय। अब यहाँ देखो दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। यहाँ प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या है, वह क्या मिला हुआ है, और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि क्या है, आ, और इन दोनों के मिलने पर क्या हो जाएगा, आ। अब यहाँ क्या किया हमने, दे ऐसे कैसे आ गया, वह कैसे हो गया, हलंत हो गया क्योंकि ए निकाल लिया हमने, आ निकल कर कहा गया, नीचे आ गया, बच गया क्या हमारे पास, ले। अब तक यही करते हैं, ले को ऐसे कैसे उतार लेंगे। अब जो आया है, जो ध्वनि हमारे पास आई है, क्या आया हमारे पास, दोनों के मिलने पर आया है, आ की होती है खड़ी पाई। अब इसको कहाँ मिलाएंगे, कहाँ मिलाएंगे आपको, हलंत व्यंजन में। हलंत कौन सा है, वह में मिला दिया जाएगा क्या, आ। तो क्या हो जाएगा, देवालय। तो देवालय ऐसे कैसे हमारा ये शब्द बन गया। अब देखो मैं 2-4 उदाहरण लिखता हूँ
आप उसको करने की कोशिश करना मेरे साथ साथ, फिर मैं उसको और हल करवाता हूँ 2-4 उदाहरण लेकर। सत्याग्रह, रत्नाकर, रामधन अनुज, रामधन अनुज। आप साथ साथ करते जाइए, मैंने अभी भी कहा आपको कॉपी पेन ले आइए और लिखने की कोशिश करो साथ साथ में। फिर मैं तो लिखूंगा लेकिन आप भी साथ साथ लिखते चलोगे तो कम से कम आपको टुकड़े करने आएंगे। देखो मैं जब जितने बोर्ड पर उदाहरण कराऊंगा वो आपको बिल्कुल सही जाएंगे कि हाँ बिल्कुल सही समझ में आ गया, लेकिन जब तक हम स्वयं नहीं करेंगे तब तक हमारी समस्या हमारे सामने आएगी नहीं, और जब तक हमारे सामने समस्या नहीं आएगी उसका समाधान होगा नहीं। तो करते जाओ साथ साथ। मूर्धन अरि, कुशासन, सबसे महत्वपूर्ण है ये रीट वालों के लिए। छात्रावास, प्रधन आरंभ, प्रधन आरंभ, विद्यालय, देवानंद, देवानंद, दीप धन आधार, दीप धन आधार, सूर्य धन अस्त, सूर्य धन अस्त, और यहां लिखो विद्यार्थी तथापि, विद्यार्थी तथापि, महास्य, महास्य, और चलो लिख लीजिए और देखो सेनाध्यक्ष, मायाचरण, चिकित्सालय, प्रतीक्षा आलय आदि। एक और लिख लो द्वारकाधीश, क्योंकि ये सब शुद्धि में आता है। द्वारकाधीश, द्वारकाधीश। देखिए जहां तक मुझे उम्मीद है आप साथ साथ कर रहे होंगे। पहला है सत्याग्रह, दूसरा रत्नाकर, रामधन अनुज, मूर्धन अरि, कुशासन, छात्रावास, प्रधन आरंभ, विद्यालय, देवानंद, दीपधन आधार, सूर्यधन अस्त, विद्यार्थी तथापि, महाशय, सेनाध्यक्ष, मायाचरण, चिकित्सालय, प्रतीक्षालय, प्रतीक्षाधन आलय, और द्वारकाधीश। यहां देखो, यहां तक इधर वाले आपने कर लिए। यहां देखो टुकड़े कहां से होंगे? आ से। यहां क्या है हमारे पास? आ कितने भागों में बढ़ रहा है? ए या ए मिलकर क्या बन रहा है? आ। या ए या आ मिलकर क्या बना है? आ। या आ और ए मिलकर क्या बना है? आ। या फिर आर तथा आ मिलकर क्या बना है? आ। ये चार शब्द हैं हमारे पास। यहां देखो इसमें क्या मिला है? सत्याग्रह। तो यहां क्या है? आ है। अब आ बना किससे है? सत्य
सत्य धन आग्रह, सत्य धन आग्रह यानी सत्य के साथ, सत्य में सत्य वैसे सच हो गए, आग्रह यानी निवेदन, वह जो सत्य के साथ क्या किया जाए, निवेदन किया जाए, वही क्या कहलाएगा, सत्याग्रह कहलाएगा। सत्य के साथ निवेदन, सत्य के साथ क्या हो जाएगा, निवेदन या सत्य के लिए निवेदन। यहां क्या हो जाएगा देखो, रतन धन आकर, रतन धन आकर, आकर यानी होता है खजाना, रतन, रतन गहने आभूषण, आकर यानी खजाना, वह जो रत्नों का खजाना होगा वो क्या हो जाएगा, रत्नाकर कर्मधारय समास। यहाँ रत्नाकर, मेरा प्रश्न आपसे, रत्नाकर किसका पर्यायवाची है, रत्नाकर है जो किसका पर्यायवाची है, कोई बता सकता है तुमने से, कमेंट बॉक्स में लिखें रत्नाकर किसका पर्यायवाची है। रत्नाकर शब्द है जिसमें रत्न प्राप्त होते हैं, जो रत्नों का खजाना है। वैसे ये समुद्र के लिए आया, किसके लिए आया, सागर के लिए आया, समुद्र के लिए आया, लेकिन रत्न तो हमें पहाड़ियों से, मूल रूप से ये पर्यायवाची किसका है, समुद्र का है, लेकिन रत्न तो हमें पहाड़ी पर्वतों से भी मिलते हैं, तो उसके लिए भी हम पर्यायवाची शब्द का प्रयोग कर सकते हैं रत्नाकर। जहां जहां हमें रत्नों की प्राप्ति होगी या रत्नों का खजाना होगा, उसके लिए हम रत्नाकर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक उदाहरण दे रहा हूं कि रत्नाकर का, जैसे मैंने कहा कि रत्नाकर यानी समुद्र भी होता है, रत्नाकर यानी पहाड़ियां भी होती है जहां खनिज पदार्थ मिलते हैं। अब जैसे तुम कहोगे यार सर पहाड़ी का तो पर्यायवाची होता ही नहीं, पहाड़ का पर्यायवाची तो होता ही नहीं। अब इसका मतलब देखो, जलज, ये क्या है, जलज यानी जल धन जल, यानी जो जल में जन्म लेते हैं, जो जल में जन्म लेते हैं, जलज का मतलब जो जल में जन्म लेते हैं। अब इसका मतलब क्या है, जलज कमल का पर्यायवाची है, कमल के लिए क्या हो गया है, रूढ़ हो गया है, कमल के लिए रूढ़ हो गया। लेकिन जो जल में केवल कमल ही जन्म लेता है क्या, जल में तो मछली भी जन्म लेती है, सीपी भी जन्म लेती है, शैवाल भी जन्म लेती है, तो जो भी जितने भी जल में जन्म लेने वाले होंगे उन सभी के लिए इस जलज का प्रयोग किया जा सकता है। जलज का पर्यायवाची सबके लिए चलेगा। ये केवल इसका मतलब ये केवल कमल के लिए रूढ़ हो गया है, और कमल के लिए रूढ़ होने की वजह से हम इसे कह सकते हैं कि कमल का पर्यायवाची है। लेकिन ये जलज शब्द सबका पर्यायवाची हो जाएगा, जो जो वस्तुएं, जो जो जीव जल में जन्म लेते हैं उन सब का क्या हो जाएगा, पर्यायवाची हो जाएगा, वो गलत नहीं होगा। उसी प्रकार से मैंने कहा कि रत्नाकर शब्द है, माना कि ये सागर के लिए, समुद्र के लिए रूढ़ हो गया है, लेकिन जहां जहां से हमें रत्नों की प्राप्ति होगी उन सब के लिए प्रयुक्त कर दिया जाएगा। तो यहाँ देखो प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या है भाई, ए है, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या है, द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि क्या है, ए। इन दोनों के मिलने पर क्या हो गया, आ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रा ऐसे कैसे आ जाएगा, मैं कैसा हो गया, हलंत, क्योंकि यहाँ क्या हो गया, मैं में से क्या निकल गया, ए निकल गया, तो मैं कैसा हो गया, हलंत हो गया। ए द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि ए थी, ए निकल कर नीचे आ गई, बच गई क्या, नुज, नुज को ऐसे कैसे उतार देंगे, आया क्या है हमारे पास, आया क्या है, आ तो कहाँ मिलाएंगे, हलंत में, जैसे हलंत में मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, रामानुज, यानी राम का, राम यानी राम जी के लिए है, अनुज यानी छोटा, राम का छोटा भाई कौन है, राम का अनुज कौन है, लक्ष्मण भी है और भरत भी है। आपने कहा लक्ष्मण, तो भरत नहीं है क्या, भरत भी राम का अनुज है। ये दोनों के लिए आता है, लेकिन रूढ़ किसके लिए हो गया है, रूढ़ लक्ष्मण के लिए हो गया है। लेकिन ये रामानुज यानी राम के जो छोटे अनुज हैं, भाई हैं, छोटे हैं, उसके लिए प्रयुक्त हो रहा है, सबके लिए प्रयुक्त हो सकता है, लेकिन ये लक्ष्मण के लिए क्या हो गया है, रूढ़ हो गया है, इसलिए यहाँ बहुब्रीहि समास हो जाएगा, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, मूर्धन्य प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या है, ए, और यहाँ द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि क्या है, ए। दोनों के मिलने पर क्या हो जाएगा, आ, दोनों के मिलने पर क्या हो जाएगा भाई, आ। तो ये मुंह ऐसे कैसे आ जाएगा, रे कैसा हो गया, हलंत, और ए निकल कर नीचे आ गया, बच गया क्या, री, बच गया क्या, री। आया क्या हमारे पास, आया है, आपको कहाँ मिलाए, कहाँ मिलाए भाई, आपको हलंत व्यंजन में, हलंत कौन सा है, जैसे हलंत में मिला देंगे स्वर मिल जाएगा, तो हलंत क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ये हो जाएगा मुरारी। मुरारी, मुरिया एक राक्षस का नाम है, अरि यानी शत्रु, अरि यानी शत्रु, वह जो मुर राक्षस का शत्रु होगा, वह जो मुर राक्षस का शत्रु होगा उसे कहेंगे मुरारी। तो बताइए किसका पर्यायवाची है, मुझे ये बताइए, ये किसका पर्यायवाची है,
मुर राक्षस का शत्रु, मुर एक राक्षस था, उसका शत्रु है, उसे कहा है मुरारी। किसका पर्यायवाची है? हाँ सही है, कृष्ण का पर्यायवाची है। तो मुरारी समास कौन सा हो गया? समास इसमें बहुब्रीहि समास हो गया। समास कौन सा हो गया? बहुब्रीहि समास हो गया, क्योंकि ये कृष्ण के लिए रूल हो गया, इस वजह से इसमें बहुब्रीहि समास है। सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, इनको मिटा रहा हूं। सबसे महत्वपूर्ण शब्द है कुशासन। अब यहां देखो, ये शब्द हमें दो प्रकार से इसके टुकड़े होंगे। अगर इस शब्द में हमें पूछ ले कि कुशासन में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें उपसर्ग तो कौन सा होगा? कु हो जाएगा। उपसर्ग तो कौन सा हो जाएगा? कु। और संधि इसकी अलग प्रकार से होगी। देखो अगर इसमें पूछ ले हमें कुशासन में कौन सा उपसर्ग है, देखो यहां लिख रहा हूं, कुशासन में कौन सा उपसर्ग है? कुशासन में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग तो पूछ लेगा तो हमारे पास में आ जाएगा कु उपसर्ग है तथा शासन। क्या हो जाएगा? शासन। कु यानी बुरा, शासन यानी संचालन। वह जो बुरा संचालन हो वो क्या हो जाएगा? कुशासन। ये तो हो गया इसमें उपसर्ग। ये तो क्या हो गया इसमें? उपसर्ग। कु उपसर्ग निकाल दिया, शासन यानी सत्ता हो जाएगी, शासन हो जाएगा। अगर इसी शब्द में हमें पूछता है कि संधि कौन सी, उपसर्ग तो कौन सा है? कु उपसर्ग निकल जाएगा, कु यानी बुरा, शासन हो जाएगा। संधि करेंगे तो देखो इसमें संधि कहां से होगी? संधि होगी इसमें सा से, तो यहां हो जाएगा कुश। कुश धने आसन, कुश धने आसन। कुश यानी होती है डाल, डूब होती है जिसका नाम है डाल। आसन यानी होता है बैठने का, बैठने का। तो वह जो कुश का बना हुआ आसन हो या कुश से बना हुआ आसन होगा वो क्या कहलाएगा? कुशासन कहलाएगा। कुश डाब होती है, उसका प्रयोग है, आसन यानी बैठने का, इसका या बैठने के लिए जो कुश का बना हुआ आसन होगा उसे कहेंगे कुशासन। लेकिन फिर कह रहा हूं, अगर इसमें, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, अगर इसमें आपसे पूछ ले कि उपसर्ग कौन सा है, तो उपसर्ग तो हमारा कु हो जाएगा, कु धन शासन। और अगर संधि पूछता है तो दीर्घ संधि हो जाएगी कुश धन आसन। यहां तक सबके सही है? आगे देखते हैं। यहां देखो छात्रावास। अब यहां देखो इसमें हमारे दो तीन हैं, यहां से टुकड़े कहां से करेंगे? हमारे सामने यहाँ छा से करें, प्रा से करें, वा से करें, कहां से करें? क्योंकि अभी तो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या तो यही आ रही है कि हमें टुकड़े करने नहीं आ रहे अभी तक। सर टुकड़े कहां से करें? हमारे सामने क्या समस्या आ रही है? टुकड़ों की समस्या आ रही है कि हमारे टुकड़े सही नहीं बैठ रहे। तो यहां देखो, इसको पढ़ो, पढ़कर देखो। छात्रावास, सबसे पहले मैं कहां रुक रहा हूं? छात्रावास, छात्रावास। तो यहां से टुकड़े, जहां हम सांस लेंगे वहीं से हमें टुकड़े करने हैं। जहां सबसे पहले हम सांस लेते हैं, रुकते हैं या किसी स्वर पर जोर देते हैं, वहीं से हमें टुकड़े करने होते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? देखो यहां से हम क्या करेंगे? आ बना है, तो आ किससे बना है? या तो प्रथम पद में ए होगा और या द्वितीय पद में आ होगा, या प्रथम पद में ए है या द्वितीय पद में आ है, या प्रथम पद में आ है द्वितीय पद में ए है, या प्रथम पद में भी आ है द्वितीय पद में भी आ है। यहां देखते हैं, देखो इसमें दो प्रकार से संधि होगी और दोनों प्रकार से बिल्कुल सही संधि होगी। यहां हो जाएगा छात्र धन आवास, छात्र धन आवास, यानी छात्रों के रहने के लिए जो स्थान बनाया जाता है, छात्रों के रहने के लिए जो स्थान है उसे कहा जाता है आवास, या छात्रों के रहने के लिए जो घर है हॉस्टल, उसके लिए कहा गया है छात्रावास। अब छात्र, छात्र विद्यार्थी, और यहां अगर मैं इसे कहूं छात्रा, छात्रा धन आवास, आवास, तो छात्र और छात्राओं के लिए जो छात्रा धन आवास करेंगे ये भी सही है, छात्र धन आवास करेंगे ये भी सही है। ये दोनों रूपों में इसकी संधि चलती है। छात्र धन आवास ये भी सही है और छात्रा धन आवास ये भी हमारी संधि सही है, क्योंकि छात्र शब्द भी शुद्ध है, आवास शब्द भी शुद्ध है। अब यहां करें तो यहां लिख लो छात्रा धन आवास या छात्र धन आवास, दोनों सही होंगे। यहां देखो प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या है? यहाँ प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या है? क्योंकि यहां देखो ये पै है, पै तो कैसा है? हलंत है, और यह कैसा है? इसमें पूरा है, तो ये हो जाएगा पर। और इसमें क्या है? इस ए में, इस रे में क्या मिला हुआ है? ए है, तो इसकी प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या है? ए, और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि क्या होगी? आ। दोनों के मिलने पर क्या हो गया?
आ, ये आ की मात्रा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो ये पे है और ये रे कैसा कर दिया है मैंने, हलंत कर दिया है, रे कैसा कर दिया है, हलंत कर दिया है। और आ निकल के नीचे आ गया, बच गया क्या हमारे पास रंग। आया क्या है हमारे पास, आया क्या है, आया है, कहां मिलाएंगे, हलंत में जैसे हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्रारंभ। क्या हो जाएगा, प्रारंभ। अब मेरे सामने, तुम्हारे सामने भी एक समस्या आ रही है सर, प्रारंभ और आरंभ में क्या अंतर है। दो शब्द आ गए तुम्हारे पास में, प्रारंभ, प्रारंभ तथा आरंभ, प्रारंभ तथा आरंभ। इन दोनों में प्रारंभ हो गया और आरंभ हो गया। तो ये बताओ इस प्रारंभ में और आरंभ में अंतर क्या है, प्रारंभ किसे कहेंगे, आरंभ किसे कहेंगे, बता सकता है तुमने से कोई? अगर बता सकता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। प्रारंभ और आरंभ देखो, आरंभ कहेंगे कि जैसे हमारा विद्यालय है और हर वर्ष जुलाई में प्रारंभ होता है, हर वर्ष जुलाई में क्या होता है, आरंभ होता है। हर साल हो रहा है, आरंभ हो रहा है, क्या हो रहा है, आरंभ हो रहा है, प्रत्येक सत्र में आरंभ होता है, तो इसे तो कहेंगे आरंभ। और प्रारंभ किसे कहेंगे, जिस दिन इस विद्यालय की पहली बार शुरुआत हुई थी, जिस दिन इस विद्यालय की पहले दिन या सबसे पहले शुरुआत हुई थी उसे कहेंगे हम प्रारंभ। जिस दिन ये विद्यालय पहले दिन खुला था उसे तो क्या कहेंगे, प्रारंभ। और आरंभ तो हर बार नया सत्र आरंभ होता ही रहता है। तो इस प्रकार से प्रारंभ और आरंभ में भी हमने अंतर समझ लिया। हम समझ इसमें उपचार को समास देखना चाहें तो समास क्या हो जाएगा, समास अव्ययभाव समास हो जाएगा। अब यहां देखते हैं आगे, आगे क्या है हमारे पास, यहां पर प्रारंभ, अब यहां आ है तो यहां तो ये तो रटा हुआ आपकी विद्याधन आलय, यानी विद्यालय, विद्याधन आलय, विद्याधन आलय। यहां क्या हो जाएगा, देवधन आनंद, देवधन आनंद। देवों के द्वारा जो आनंद प्रदान किया जाता है या देवों से जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे कहा जाता है आनंद, देवानंद। यहां क्या हो जाएगा, दीप या दीपक, आधार यानी सहारा या अवलंब, आधार यानी होता है सहारा या अवलंब। जैसे पेन कैप है और इसको मैंने दे दिया ये है ये क्या हो गया आधार, ये क्या हो गया आधार। और जैसे ही मैंने इस पर रख दिया तो ये क्या हो गया, इस कैप का क्या बन गया, ये आधार, तो इसे कहेंगे आधार। दीप या दीपक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दीप, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या है, ए, और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि क्या है, आ, दोनों के मिलने पर क्या हो गया, आ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो दी ऐसे कैसे आ जाएगा, पे कैसा हो गया, हलंत हो गया क्योंकि ए निकल कर नीचे आ गया, ये क्या है आ, तो आ भी नीचे निकल कर आ गया, बच गया क्या हमारे पास धार, बच गया क्या धार। अब आया क्या हमारे पास आ, तो कहां मिलाएंगे इसे, हलंत में, जैसे हलंत में मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा दीपाधार, यानी दीपक का आधार, दीपक का आधार। यहां देखो प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या है, ए, और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि क्या है, ए, दोनों के मिलने पर क्या हो गया आ। तो यहां क्या हो जाएगा सूर्यास्त, सूर्य का अस्त होना, सूर्य यानी सूर्य हो जाएगा, अस्त यानी छिपना, अस्त यानी छिपना। यहां तक सही आए सभी के, तो देखते हैं आगे, आगे मिटा दो इनको। यहां देखते हैं आगे, देखो विद्यार्थी, तो विद्या, विद्या धन अर्थी, 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 विद्या धन अर्थी। अब यहां देखो ये अर्थी शब्द है, विद्या और अर्थी। इस अर्थी का मतलब होता है याचक, इस अर्थी का मतलब होता है याचक, विद्या का जो याचक हो या ज्ञान का याचक हो, ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसे कहेंगे विद्यार्थी। लेकिन एक अर्थी शब्द और आता है हमारे पास, याद है, एक अर्थी ये भी आता है, एक अर्थी ये भी होता है, ये भी अर्थी है और ये भी अर्थी है, ये भी अर्थी है और ये भी अर्थी है। तो यहां देखो ये अर्थी और ये अर्थी, इस अर्थी यानी होती है सब यात्रा, इस अर्थी यानी होती है सब यात्रा, इस अर्थी यानी होता है याचक। अब यहाँ क्या हो जाएगा, जो विद्या का याचक है वो क्या कहलाएगा, विद्यार्थी कहलाएगा। तो यहाँ तत्पुरुष समास हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, तथा धन अपि, तथा धन अपि, अपि अपि प्रत्यय, तथा धन अपि। यहाँ क्या
महाधन आस्य, आस्य यानी महान है जिसका उद्देश्य, यहां क्या हो जाएगा, देखो सेना धन, सेन करें या सेना करें, सेन शब्द होता है क्या कोई, नहीं, तो क्या होता है सेना धन अध्यक्ष, वह जो सेना का अध्यक्ष है। यहां क्या हो जाएगा माया, माया धन आचरण, माया धन आचरण, वह जो माया के अनुसार आचरण यानी व्यवहार करता है, वह जो माया के अनुसार आचरण करता है। यहां क्या हो जाएगा चिकित्सा, चिकित्सा, चिकित्सा धन आलय, चिकित्सा धन आलय। यहां क्या हो जाएगा प्रतीक्षा यानी इंतजार, आलय यानी स्थान, वहां वह स्थान जो जहां पर प्रतीक्षा की जाती है, तो यहां हो जाएगा प्रतीक्षा, प्रतीक्षा। और सबसे महत्वपूर्ण शब्द है ये द्वारकाधीश, तो हम इसे क्या बोलते हैं द्वारिका। देखो यहां करते हैं, इसकी संधि की होगी आपने, तो क्या की है द्वारिका की होगी, आपने संधि की है तो इसकी क्या की है द्वारिका की होगी। इसको मैं यहां लिख देता हूं, हम क्या करते हैं द्वारका, द्वारका धने अधीश, अधीश यानी स्वामी, वह जो द्वारका का स्वामी हो अधिपति हो उसे क्या कहा जाएगा द्वारका धने अधीश। अब यहाँ पे शब्द शुद्ध कौन सा है द्वारका, लेकिन बोलते क्या है द्वारिका, बोलते क्या है द्वारिका, क्या बोल रहे हैं द्वारिका। और जो हमारा बिल्कुल अशुद्ध है, जो हमारा बिल्कुल अशुद्ध है, क्योंकि शुद्ध क्या है द्वारका धन अधीश, अधीश यानी से प्रमुख जो या अधिपति, वह जो द्वारका का अधिपति है कौन है कृष्ण के लिए है द्वारिकाधीश। तो यहाँ क्या हो जाएगा बहुब्री समास है, बहुब्री समास है तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे समास कौन सा हो गया बहुब्री, और अधीश यानी प्रमुख हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस शब्द का ध्यान रखना, ये द्वारिका नहीं होता है द्वारका होता है, द्वारिका नहीं होता है द्वारका होता है। अब कुछ शब्द मैं आपके लिए दे देता हूं, जैसे अगली क्लास होगी उसमें हम देखेंगे, तब तक आप इसमें मैं 2-3 उदाहरण दूंगा आपको, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। इनको आपको लिखकर कमेंट बॉक्स में लिखना है। जैसे युवा धन अवस्था, आपको लिखकर बताना है युवा धन अवस्था। इसकी 2 प्रकार से संधि होगी, 2 प्रकार से बताएंगे। एक लिखो श्रद्धालु, अगर सही नहीं दिख रहा है तो लिखो ये ऐसे से, ये दालु श्रद्धालु, गीत गीतांजलि, दया धन आनंद, बीज धन अंकुर। ये 5 शब्द हैं, ये इनके आप संधि करके कमेंट बॉक्स में डालिए और कल आते ही अगली क्लास में इनके बारे में चर्चा करेंगे। ये 5 शब्द रखे हैं युवा धन अवस्था, श्रद्धालु, गीतांजलि, दया धन आनंद, बीज धन अंकुर। ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। आज की क्लास यही समाप्त होगी। नमस्कार।